नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है होम साइंस की इस ऑनलाइन क्लास में। तो अभी तक अपनों ने पढ़ा अपने किशोरावस्था का परिचय, किशोरावस्था का अर्थ और किशोरावस्था की उपावस्थाएं। जो स्टूडेंट मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देख चुके हैं, कृपया पहले वो मेरे वाले फर्स्ट वीडियो को देखें ताकि वो किशोरावस्था से संबंधित जो अर्थ है और परिभाषा है और उसकी उपावस्थाओं को समझ सकें। इसके बाद हमने डिस्कस किया था किशोरावस्था की विशेषताएं, जिसमें हमने पढ़ी थी 3 विशेषताएं हम डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें पहली थी किशोरावस्था शैशवावस्था के लक्षणों की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था सेकंड है किशोरावस्था सांवेगिक अस्थिरता की अवस्था है। और तीसरे थे जिसमें किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था है। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं किशोरावस्था समस्या बाहुल्य की अवस्था है। तो आपकी बुक में ये पॉइंट दिया हुआ है। आप अब देखिए, इसको समस्यात्मक आयु क्यों कहा है या समस्या बाहुल्य की अवस्था क्यों कहा है। देखो, जो परिवर्तन इस अवस्था में आने लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल एकदम से वृद्धि हो जाना, विकास शारीरिक वृद्धि होना, जैसे लड़कियों में मासिक धर्म का शुरू हो जाना, है ना। जब मासिक धर्म की शुरुआत होती है तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो हार्मोन निकलते हैं उसमें चेंजेस होता है और चेंजेस के फलस्वरूप मासिक धर्म का शुरू हो जाना, आवाज़ की पतली होना, चेस्ट का बढ़ जाना, वसा ऊतकों का बढ़ जाना। तो जो लड़कियां होती हैं उनमें स्त्रियोचित गुणों का विकास होने लगता है। तो कहने का मतलब है कि जो बचपन वाला हमारी जो फिजिकल स्ट्रक्चर होती है वो धीरे धीरे चेंज होने लगती है। सेम ऐसा ही बॉयज़ में होता है कि आवाज़ का भारी हो जाना, जननांगों का बढ़ना और गुप्तांगों पर बालों का उगना। तो इस तरह के जब चेंजेस आने लगते हैं तो अपनों ने भी ऐसा महसूस किया है कि इन चेंजेस के साथ हम सामंजस्य नहीं बैठा पाते। और अपने देखेंगे कि हमारे नेचर में भी चेंज आने लगता है। हम जैसे लड़कियां हैं जो शर्मीलेपन का ज़्यादा अनुभव करने लगती हैं। घर के अंदर जब गेस्ट आते हैं तो हमने कई बार ऐसा फील किया कि हम उनके सामने जाने से कतराते हैं। तो कुछ इस प्रकार का चेंजेस, कुछ जैसे भागदौड़ वाले गेम, जैसे अपने को बोला जाए कि अपने जो काम करने का तरीका है उसमें चेंज आने लगता है। अपने को एकदम से अगर बोल दिया जाए, अपने जब फिजिकल चेंजेस वाली जब स्टेज चल रही होती है या जब एकदम से हम उत्तर बाल्यावस्था में किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, तो एक ईगो प्रॉब्लम भी हमारे पर हावी हो जाती है कई बार। तो कई बार अपने को ऐसे कुछ बच्चों वाला काम बोल दिया जाता है तो अपने बोलते हैं कि क्या मैं इस काम के लायक हूँ, मैं इस काम को करूँ। आपने अक्सर स्कूल में भी देखा होगा कि छोटे बच्चों वाला काम ही दिया जाता है और बड़े बच्चों को अगर बोल दिया जाए उनके स्टैंडर्ड का, उनके लेवल का काम, तो तुरंत हम कह देते हैं कि ये कोई हमारा काम है, आप उन 6ठी 7वीं वाले बच्चों को दीजिए। तो कहने का मतलब है कि हमारे जो विचार व्यवहार, हर तरह से इन व्यवहारों में चेंजेस आने लगता है। संवेगों में भी चेंज आने लगता है, एकदम से भावुक हो जाना। कुछ पेरेंट्स अगर कुछ समझा रहे हैं या कुछ थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोल दिया तो एक तरफ जाकर रोने लग जाना। लड़कियों में अक्सर ऐसा होता है कि अंदर जाकर रोने लग जाना, या बॉयज़ में ऐसा होता है कि किसी चीज़ के लिए मना कर दिया तो एकदम से क्रोधित हो जाना। आजकल लड़कों में ये 9th 10th में जब वो बॉयज़ आ जाते हैं तो व्हीकल लेने का, मोबाइल लेने का, अच्छा ये एक फैशन चल रहा है अपने यहाँ। तो अगर उनको मना कर दिया जाए तो देखा जाता है अक्सर कि बच्चे बहुत ही हाइपर हो जाते हैं। तो कई बार क्या है कि ये स्टेज करने का मतलब है कि अपने आप में पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए एक समस्यात्मक हो जाती है इस एज ग्रुप वाले बच्चे। उनके लिए उनके साथ एक्चुअली ऐसा नहीं है कि उनको सेट नहीं किया जा सकता है। इस सिचुएशन को पेरेंट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए और टीचर्स को भी उनके व्यवहार के अकॉर्डिंग, उनके नेचर के अकॉर्डिंग उनको टैकल करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ये जो एज है वो हर एक के लिए समस्यात्मक बन जाती है, चाहे वो परिवारजन हो, चाहे पेरेंट्स हों और चाहे शिक्षक हों। तो मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ बुक के थ्रू। तो इसमें हमको दिया है कि प्रत्येक आयु की अपनी समस्याएं होती हैं। सेम
वैसे ही किशोरावस्था की कुछ अपनी समस्याएं हैं। बाल्यावस्था में तो क्या होता है कि जो बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स है वो इजीली पेरेंट्स के साथ शेयर कर लेते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है अपने पेरेंट्स से जाकर पूछते हैं, उसका सॉल्यूशन पूछते हैं। लेकिन जब किशोरावस्था शुरू हो जाती है तो हम हर एक जो किशोर बालक और बालिकाएँ हैं वो हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस नहीं करना चाहते। उसमें वो सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन वास्तविकता तो ये होती है कि कई समस्याएं ऐसी होती है जिनका सॉल्यूशन फ्रेंड्स के पास नहीं होता, और होता एक्चुअली उसका सॉल्यूशन पेरेंट्स के पास ही है, लेकिन ऐसा वो उनके साथ शेयर करने में शर्मिलापन या हिचकिचाहट महसूस करने लगते हैं। तो बच्चे के लिए तो ये बहुत सा ईजी सा मैटर हो जाता है कि छोटी सी प्रॉब्लम हो तुरंत अपने पेरेंट्स को कह देना, लेकिन किशोरों में ऐसा नहीं होता। तो आप क्लियर लाइन दी हुई आपकी बुक में कि बाल्यावस्था में माता पिता और शिक्षक उसकी समस्याएं सुलझाने में मदद करते हैं, लेकिन किशोर बालक अपने माता पिता, शिक्षकों और समाज के अन्य व्यक्तियों के सामने एक समस्या होता है। किशोरों की समस्याएं अक्सर उनकी आकृति, घर के अंदर और बाहर वालों के साथ सामाजिक संबंध, विषम लिंगीय संबंध, भविष्य की योजनाएं, शिक्षा, व्यवसाय का चुनाव, जीवन साथी का चुनाव, रुपया, पैसा आदि इनको लेकर होती है। इसलिए इस एज को समस्यात्मक आयु भी कहा जाता है। नेक्स्ट है किशोरावस्था संक्रमण की अवस्था है। देखिए, संक्रमण वर्ड जो लिया गया है, पहले इसमें समझे कि इस किशोरावस्था में संक्रमण का क्या मतलब है। देखिए, किशोरावस्था जब शुरू होती है तो वास्तव में बालक ना बालक रहता है और ना ही वयस्क। जैसे मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊं कि जब कोई रोग हो जाता है, तो जब कोई रोग के लक्षण आने लगते हैं तो ना तो वो व्यक्ति वो पूर्णतः स्वस्थ होता है और ना ही पूरी तरह से वो रोगग्रस्त होता है। वो कुछ अपने जो स्वस्थ जो शरीर के लक्षण होते हैं उसको थोड़ा छोड़ने लगता है और रोगग्रस्त जो पर्टिकुलर रोग है उसके लक्षण अपनाने लगता है। कहने का मतलब है कि ये वो स्टेज है जब बच्चा अपने बालपन के व्यवहार को ना तो पूरी तरह से छोड़ चुका होता है, कुछ बचपन वाले व्यवहार भी उसमें समाहित होते हैं जब किशोरावस्था शुरू होती है, और ना ही उसको पूरी तरह से वयस्क बोला जाता है। तो कई बार ऐसी बीच वाली सी समस्या है। कहने का मतलब है कि उसमें संक्रमण हो रहा होता है वयस्क अवस्था का कुछ, और कुछ उसके बालपन वाले व्यवहार पीछे छूट रहे होते हैं। तो अगर इसका सार निकालना जाए तो बालक न अभी बालक होता है और न ही पूरी तरह से वयस्क। ये एक उसके संक्रमण का काल होता है, उसको संक्रमण हो रहा होता है वयस्क अवस्था के लक्षणों का। तो इसीलिए किशोरावस्था को संक्रमण की अवस्था कहा गया है। तो देखिए, आप इस लाइनों इस कुछ पर्टिकुलर लाइन दी हैं जिससे आपको मेरी ये बात का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। किशोरावस्था किशोर प्राय बाल्यावस्था का ही व्यवहार करता है, तब उसे डांटा जाता है कि अपनी अवस्था अथवा आयु के अनुसार व्यवहार करे, और जब वह प्रौढ़ की तरह व्यवहार व कार्य करने लगता है तब प्राय बड़े बनने का उस पर आरोप लगाया जाता है, यह कहकर कि अभी तुम बच्चे हो। तो इस तरह बालक असमंजस की स्थिति में पड़ जाता है। नेक्स्ट है किशोरावस्था कामुकता के जागरण की अवस्था है। देखिए, किशोरावस्था में कामुकता का उद्भव होता है, ऐसा बोला था सिगमंड फ्रायड ने। तो सिगमंड फ्रायड ने अपनी इस बात को कई बातों से स्पष्ट किया। अपने इस जो कामुकता का जो जागरण की अवस्था है, उसने कुछ एग्जाम्पल दिए जो इस बात को सपोर्ट करते हैं उसकी तरफ से। तो सबसे पहले प्रश्न यही उठता है कि कामुकता के विकास की अवधारणा किशोरावस्था में किसने दी है। तो इसका आंसर है सिगमंड फ्रॉयड। देखो, सिगमंड फ्रॉयड का मानना था कि कामुकता के विकास के कारण ही एक लड़की का ज़्यादा स्नेह अपने पिता से होता है। कहने का मतलब है कि उसने ये बोला कि इस अवस्था में विषम लिंगियों के प्रति लगाव बढ़ता जाता है। तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसा होता भी है कि लड़की का लड़के के प्रति आकर्षण और लड़के का लड़कियों के प्रति आकर्षण होता है। उसमें स्वप्रेम की भावना का भी विकास होता है।
इस अवस्था में हर एक बालक बालिकाएं अपने को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत दिखाने की इच्छा रखते हैं। वे अपनी आकृति, अपने फिगर को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बार बार मुंह धो लेना, बार बार शीशे के सामने जाकर खड़े हो जाना, बाल बनाना, अक्सर ऐसी आदतें होती हैं। तो शायद इसी वजह से इस एज को मिरर एज भी कहा जाता है। मिरर मतलब दर्पण, कि ज़्यादा टाइम अपना किसके आगे बिताना, दर्पण के आगे, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, मिरर एज भी बोला गया है। तो अपने वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि सिगमंड फ्रॉइड ने बोला है कि किशोरावस्था कामुकता के जागरण की अवस्था है। इसने कुछ और भी एग्जाम्पल दिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक बेटी का अपने पिता से ज़्यादा स्नेह और बेटे का अपनी माता से ज़्यादा स्नेह भी इस बात को इंगित करता है कि उनमें विषम लिंगियों के प्रति लगाव ज़्यादा पाया जाता है। तो इसमें देखिए आप आगे कि क्या कहता है फ्रॉइड के अनुसार किशोर बालक की विजातीय कामुकता, विजातीय मतलब ऑपोजिट सेक्स के प्रति, विजातीय कामुकता उनकी विजातीय कामुकता में उनकी शैशवकालीन कामुकता बड़ी स्पष्ट झलक मिलती है। किशोरावस्था में काम शक्ति का विकास पाया जाता है। विषम लिंगियों में रुचि पैदा होने के साथ सदैव वह उनका ध्यान खींचने की इच्छा रखता है और इनके कई रूप हो सकते हैं। जैसे ध्यान खींचने के लिए वो कई प्रकार के तरीके अपनाता है, जैसे असाधारण पोशाक, असाधारण ढंग के बाल संवारना आदि। इसलिए इनमें स्व प्रेम की भावना का विकास भी होता है। नेक्स्ट है किशोरावस्था विकसित सामाजिकता की अवस्था है। विकसित सामाजिकता का मतलब, अब किशोर बालक क्या होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, उत्तर किशोरावस्था की ओर बढ़ता है, उसका अब जो सामाजिक दायरा है वो लिमिटेड होने लगता है। उसके मित्रों की संख्या कम होने लगती है, लेकिन जो खास जिसको बोलें या पक्के मित्र हैं उनकी संख्या बढ़ने लगती है। वो ये नहीं है कि हज़ारों की संख्या में अपने मित्र बनाए, लेकिन वो कम मित्र बनाता है, लिमिटेड मित्र बनाता है, लेकिन वो ऐसे मित्र बनाता है जिनके साथ उनके व्यवहार मिलते हों, विचार मिलते हों। तो जो सामाजिक दायरा है वो फिक्स होने लगता है, निश्चित होने लगता है। आपने देखा होगा आपकी क्लास में भी भले ही 50 स्टूडेंट हैं या 60 स्टूडेंट हैं, आप भी कितने से मित्रता रखते हो? क्या आप रेगुलर हर 60 के साथ घुल मिल के रहते हो, यानी कि अपने हर बात शेयर करते हो? मेरा कहने का मतलब नहीं होता ऐसे। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 2 फ्रेंड्स होंगी, 4 फ्रेंड्स होंगी, बस हद 5 फ्रेंड्स होंगी। इससे ज़्यादा आपकी जो दायरा है, आपके जो ग्रुप का दायरा है, बढ़ता नहीं है। तो अगर आप बचपन में देखें तो गली में जितने बच्चे इकट्ठे हुए हैं उनके साथ मिक्स हो जाते, उनके साथ खेल लेते थे और हर बात उनके बीच में जाकर अपनी शेयर कर देते थे। लेकिन जब हम किशोरावस्था में आ जाते हैं तो हमारी जो बात है वो नज़दीकी या क्लोज़ फ्रेंड से ही शेयर करना अच्छा लगता है। नेक्स्ट है किशोरावस्था एक दुखदायी अवस्था है। अब दुखदायी क्यों? दुखदायी इसीलिए कि जहाँ समस्या का हल है वहाँ हम शेयर नहीं कर पाते, और जहाँ समस्या का हल नहीं है हमारी, वहाँ हम शेयर करते हैं। तो समस्याएं बहुत होती है किशोरों की, इच्छाएं भी बहुत होती हैं, लेकिन हर इच्छा, जो उनकी छुपी हुई इच्छाएं हैं उसको वो जाकर शेयर अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ नहीं कर पाते। और जो समस्याएं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं उनकी समस्याओं का हल उनके फ्रेंड्स के पास नहीं होता। तो किशोरावस्था की कल्पनाएं उमंगपूर्ण होती है। इन कल्पनाओं की वह अपनी उन समस्याओं, तो अपनी समस्या कहने का मतलब है कल्पनाओं के माध्यम से ही वो अपनी समस्याओं का हल करता है। इन कल्पनाओं में वह अपनी उन समस्याओं के समाधान के लिए कल्पना करता है जो अपूर्ण रह जाती है। एक इसमें बहुत ही अच्छी पॉइंट दिया है कि किशोरों का दुखी होना इस बात पर निर्भर करता है कि किशोर को जीवन से समायोजन करने में कितनी सफलता या असफलता मिल रही है। यानी कि जो बच्चे अच्छे से समायोजित हो जाते हैं अपने परिवार के वातावरण में, विद्यालय के वातावरण में, अपने मित्रों के साथ, वो बच्चे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं।
और जो बच्चे असमायोजित रहते हैं, जिनका व्यवहार दोषपूर्ण होता है, इस वजह से उनकी घर के सदस्यों से नहीं बनती, शिक्षक के सामने समस्या होते हैं, तो ऐसे बालक अक्सर क्या होते हैं कि अपनी जो पढ़ाई है या अपनी जो अच्छी लाइन है उसको छोड़ देते हैं और अपराधी प्रवृत्तियों में प्रवेश कर जाते हैं। तो नेक्स्ट अपने करते हैं किशोरावस्था कल्पना बाहुल्य की अवस्था है। तो आपने देखा है कि आप भी कितनी कल्पनाएं करते हैं। आपकी कल्पनाएं किससे संबंधित होती है? अपने भविष्य से संबंधित। और भविष्य में भी क्या? अपना करियर, अपना जीवन साथी का चुनाव। हम सोचते हैं ना कि हमारा नेक्स्ट हम क्या ऐसे करें कि हम कौन से प्रोफेशन में जाएं। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम किसी को अपना आदर्श मान लेते हैं। जैसे हम किसी अपने टीचर को देखते हैं तो हमारे को ऐसा लगता है कि हम क्या ऐसा करें, मैडम ने क्या ऐसा कोर्स किया या किस तरह से सिस्टमेटिक चला जाए कि हमारा भी करियर इसी फील्ड में बना रहे, है ना। तो कहने का मतलब है कि कल्पनाएं भी करते हैं, उस पर विचार भी करते हैं और उस ओर जाने की इच्छा भी रखते हैं। तो ज़्यादा कल्पनाएं करते हैं, ज़्यादा विचारते हैं, ख्याली पुलाव बनाते हैं, सपनों की दुनिया में उड़ते हैं और उमंग भरे सपने देखते हैं। शायद इसी वजह से इस एज को सुनहरी अवस्था भी कहा है। सुनहरी अवस्था मतलब गोल्डन एज, गोल्डन पीरियड। किशोरावस्था के लिए कहा जाता है कि यह जीवन की सुनहरी अवस्था है, उमंगों से भरी अवस्था है। इसकी कल्पनाएं उमंग पूर्ण होती हैं। ऐसी उमंग पूर्ण कल्पनाएं वह एकांत में करता है। जब कभी वह दुखी होता है अथवा अपनी समस्याओं का समायोजन नहीं कर पाता या निराश होता है तो वो एक प्रकार से अपने उमंग पूर्ण कल्पना लोक में विचरण कर सुख प्राप्त करता है। इन कल्पनाओं में वह अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कल्पना करता है जो अपूर्ण रह जाती है। देखिए, कल्पना करना अच्छी बात है, करनी चाहिए और अच्छी कल्पनाएं करनी चाहिए। जब हम कल्पनाएं करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा कल्पनाएं हो जाएं और ज़रूरत से ज़्यादा जब हम ख्याली पुलावों में रह जाएं और हम उसको अपने आप को धरातल पे ही ना उतार सकें, तब ये एक अपने आप में ज़्यादा कल्पनाएं भी समस्या बन जाती है। तो कल्पनाएं कीजिए लेकिन उसको व्यवहारिकता में भी उतारिए, उतारने का प्रयास कीजिए। आप जो कुछ सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना वर्कआउट भी कीजिए और खुश रहिए। तो अभी किशोरावस्था की विशेषताओं में इतने ही पॉइंट थे। तो इसके बाद हम अब करेंगे किशोरावस्था में शारीरिक विकास। तो आज का जो किशोरावस्था की विशेषताएं टॉपिक है वो यहीं पूरा होता है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किशोरावस्था में शारीरिक विकास। तो आप मेरे साथ बने रहिए और अपने इस चैप्टर को कंटिन्यू आगे करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।